अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद, भली करे आया जी आया नू वशद के बगैर अगले नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम। नया है दिन, नई है सुबह, नया रस्म के साथ हाजिर हैं। कई मौज़ूआत आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले आज की अच्छी बात, और वो ये है कि जब लालच के बाजार आम हो जाएं तो रिश्तों के शहर वीरान हो जाते हैं। चाहे रिश्ते खून के हों या फिर दोस्ती के, तो कोशिश करें कि अपने रिश्तों को खालिस रखें, उनमें लालच ना लाएं। आज के शो में क्या कुछ है जी? आज के शो में है एक मिनट तो डे है आज 21 नवंबर है। आज 3 आलमी दिन है। पहला है हेलो डे, दूसरा है टेलीविजन डे और तीसरा फलसफे का दिन है। माय गॉड, शो में आज इन तीनों आलमी दिनों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा हमारे शो में मुल्क भर के मौसम पर भी बात करेंगे। कहीं पे बर्फबारी हो रही है, कहीं अभी भी बारिश का सिलसिला जारी है। अब किस शहर का कैसा मौसम है, और कराची में सुबह और रात में तो हल्की हल्की खुनकी आ जाती है, लेकिन टोटल सर्दी कब आएगी ये भी आज हम आपको बताएंगे। इसके अलावा मौसमियाती तबाही का शिकार गरीब ममालिक के लिए बड़ी खुशखबरी है, और वो ये कि नुकसानात के इजाले के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो और वफाकी वज़ीर बराए माहौलियात शेरी रहमान की कोशिशें रंग ले आई हैं। आलमी सतह पर फ़ंड कायम कर दिया गया है। जो सबसे बड़ा मुतालबा था उन ममालिक का कि जो इतने ज़्यादा अमीर भी नहीं हैं और जो मौसमी तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासर हैं, उनका यही कहना था कि हमें तबाही हो रही है जो रिच कंट्रीज़ हैं उनकी वजह से, तो हमारे लिए कोई कंपनसेशन तो होनी चाहिए। तो उसमें पाकिस्तान ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। वो क्या किरदार है, आगे चल के इस पर भी बात करेंगे। और द फीफा वर्ल्ड कप फीवर, मेसी या नेमार, रोनाल्डो, किसका चलेगा जादू, कौन करेगा शायकीन के दिलों पर हुक्मरानी। फुटबॉल की आलमी जंग छिड़ गई है। वर्ल्ड कप का रंगारंग मेला कतर में शुरू। 32 मुल्कों की टीम्स एक ट्रॉफी के लिए एड़ी चोटी का हजूर लगाएंगी। इफ्तिताही तकरीब में फनकारों की जबरदस्त परफॉर्मेंस, अरब सकाफत के रंग नुमाया थे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान भी शरीक हुए। ये हिस्टोरिकल मोमेंट था बहुत ज़्यादा, और उससे भी ज़्यादा हिस्टोरिकल इक्वाडोर के लिए था, क्योंकि उन्होंने पहला ही मैच जो था वो कतर को 2-0 से उसमें शिकस्त दे दी है। दोनों गोल पहले हाफ में कैप्टन वलेंसिया ने ही किए हैं, तो इस पे भी हम आगे चल के बात करेंगे। वैसे हमारे यहाँ भी बहुत कुछ हो रहा है स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो। मुजफ्फरगढ़ आपको सीधा लेके चलते हैं, और वहाँ सहरा में रफ्तार का तूफान है। 7वीं थल जीप रैली का प्री पैड मरहला, 190 किलोमीटर मुश्किल ट्रैक पर 38 रेसर्स ने हिस्सा लिया। मीर नादिर मक्सी ने मैदान मार लिया। आसिफ फजल ने दूसरी और जाफर मक्सी ने तीसरी पोजीशन हासिल की है। और किस किस ने क्या क्या पोजीशन हासिल की और फीमेल स्टैंडिंग्स कैसे रहीं, ये भी हम आपको बताएंगे। चलें हम जरा खाने पीने की बात हो जाए। सर्दी आती है तो अपने साथ बहुत सारी सौगात लाती है। उसी तरह की एक सौगात है सिंघाड़े। बेशुमार फ़वाइद हैं। अब इसकी क्या क्या अफादियत है, इस पे आगे चल के हम बात करेंगे। और भी बहुत सारे रिपोर्ट्स और मौज़ूआत शामिल करेंगे शो में, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं ज़रा आलमी दिन की, और वो है पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हेलो डे, वर्ल्ड हेलो डे आज ये मनाया जा रहा है। अच्छा, इसका मकसद जो है दुनिया भर में अमन मोहब्बत भाईचारे को फ़रोग़ देना है। हेलो डे के ज़रिए आलमी रहनुमाओं को ये पैगाम दिया जाता है कि वो तनाज़ात को ताकत के ज़रिए हल करने के बजाय राब्तों के ज़रिए हल करें। वर्ल्ड हेलो डे का आगाज़ 1973 से हुआ था। यानी कि अगर आप किसी से कोई बात है, कोई मसला है, तो आप उसको वर्ल्ड हेलो डे के तनाजुर में सिर्फ हल्के से पोलाइट से अपनी बात का आगाज़ कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े मसले, याद रखिए, बहुत बड़े बड़े मसले कन्वर्सेशन से हल किए जा सकते हैं, बातचीत से हल किए जा सकते हैं। अच्छा, आज सिर्फ हेलो डे नहीं है, आज टेलीविज़न का आलमी दिन भी है। बाय द वे, आज हम बैठ के ये बात कर रहे हैं, आज से 10 साल पहले हमें लगता भी नहीं था कि टेलीविज़न को कोई मात भी दे सकता है, लेकिन अब तो देखिए पॉडकास्टिंग का दौर है, मोबाइल का दौर है, डिजिटल जो है वो प्लेटफॉर्म्स का दौर है। तो आज के इस तेज़ रफ्तार दौर में टेलीविज़न क्या हैसियत रखता है, कितना रह गया है, कितनी उसकी ज़िंदगी है। हम सब ने ये सोचा था कि टेलीविज़न आने के बाद रेडियो तो मादूम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रेडियो की अफादियत आज भी बरकरार है। रेडियो को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर कन्वर्ट कर दिया गया है। तो टेलीविज़न जो है उसकी क्या अफादियत रह जाएगी।
ये दिन वैसे 1996 को पहली बार यूनाइटेड नेशन फोरम पे मनाया गया था, तो आज इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन अब जो बात करना बहुत ज़रूरी है वो है वेदर की। अगर आपको अंदाज़ा हो रहा होगा तो हर किसी को इस वक्त कुछ बीमारियां भी हैं, वेदर चेंज हो रहा है, तो ऐसे में कहाँ कैसा वेदर रहेगा। अगर हम आगाज़ करें कराची से तो थोड़ा सा ओवरकास्ट थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब अबर आलूद था। सुबह और रात में थोड़ी सी धुंध भी है और इसके साथ साथ थोड़ा सा हल्का फुल्का खुनकी भी है। कम से कम दर्जा हरारत 18.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। तो हमारे साथ हमारी नुमाइंदे जो हैं वो मुख्तलिफ शहरों से मौजूद हैं। कराची से भी हम अपडेट लेंगे, हमारी नुमाइंदा जीनत हमारे साथ हैं, इसके अलावा रिदा मौजूद हैं और इस्लामाबाद से फरा रब्बानी मौजूद हैं, फैसलाबाद से रिदा सिंधु मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम सबसे पहले हम शहर इक़्तिदार का रुख करेंगे। आज हम जो है वो फरा रब्बानी को पहला मौका देंगे क्योंकि हम हमेशा कराची से शुरू करते हैं। तो फरा, लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी ओवरकोट आपने पहना हुआ था, मफलर आपने लगाया हुआ था और कुछ जो मनाजिर भी आपने अक्सबंद करके हमें भेजे हैं, कुछ जो हैं वो अंकल्स जो हैं वो सुबह सुबह वॉक कर रहे हैं और उन्होंने भी बड़े हैवी क्लॉथ्स पहने हुए हैं। हाउ इज़ द वेदर इस्लामाबाद में, कैसा है फरा? बिल्कुल फैसल, उस दिन तो बहुत शदीद ठंड थी, लेकिन आज मौसम ने इस्लामाबाद की थोड़ा सा टर्न किया है। आज काफ़ी अच्छी सुबह सुबह धूप निकली हुई है, निखरी, तो शहरी बड़ा इसको एंजॉय कर रहे हैं, लुत्फानंदोज हो रहे हैं। सुबह में मौसम का जो दर्जा हरारत था वो 9 था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा बढ़ गया है और अब 21 तक ये जाएगा। मौसम की शिद्दत में, थोड़ी सी सर्दी की शिद्दत में कमी आई है। सूरज निकलता है तो सूरज जो है वो थोड़ी गर्मी कर देता है, तो आज जो है मौसम काफ़ी चेंज है, गर्म है, उस तरह की ठंड नहीं है। शाम के औकात में सर्दी हो जाएगी। महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई की गई है। उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि बारिश का फिलहाल कोई इम्कान नहीं है, मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। तो मौसम जो है, इस मौसम से शहरी लुत्फानंदोज होंगे। जैसे आज भी आपने खुद भी देखा कि यहाँ पर लोग वॉक कर रहे हैं, तो अभी ये धूप में लोग वॉक कर रहे हैं और मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। ऑल राइट, धूप है और सर्दी की धूप तो बड़ी ही ज़बरदस्त होती है, दिलकश होती है। अगेन मैं कराची आज नहीं आऊँगा, पहले हम ज़रा फैसलाबाद का रुख कर लेते हैं क्योंकि इस्लामाबाद से देखें वाया फैसलाबाद आज हम कराची आएंगे। रिदा हमारे साथ मौजूद है। रिदा, आप बताएं कि फैसलाबाद का वेदर कैसा है? क्या वहाँ भी इस्लामाबाद की तरह सर्दी की धूप जो है वो लोगों को महसूस कर रही है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद का मौसम यूँ तो पिछले 15 खासा सर्द और खुनक हवाओं के साथ बहुत ही ज़्यादा दिलफरेब हुआ चाहता है, लेकिन आज फैसलाबाद के मौसम में भी थोड़ा सा चेंज ये आया है कि बड़ी मीठी सी धूप निकली हुई। और मज़े की बात ये है कि सुबह और शाम के औकात में जो है वो खासी खुनकी और सर्दी होती है, लेकिन 1-2 दिन से धूप जो है वो निकल रही है। और सर्दियों का जो मौसम है, इसकी सबसे स्पेशल बात यह है कि सर्दी की शिद्दत हो या फिर धूप की तमाज़त हो, दोनों ही बहुत ज़्यादा मज़ा देते हैं। और अभी जो है वो दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 15 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन वक्त के साथ साथ है शाम में इसमें कमी आएगी और शहरी जो है इस मौसम से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। अभी सुबह हमने देखा भी कि मुख्तलिफ लोग जो हैं वो सुबह सुबह कोई चाय की चुस्की ले रहा है तो गर्म शाल ओढ़े कोई यहाँ आया हुआ है गार्डन में, और शहरी जो है वो वॉक कर रहे हैं या मुख्तलिफ अंदाज में जो है इस मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जी कर चुके हैं। तो इस्लामाबाद और फैसलाबाद की तो हमने ये सूरत हाल बताई। चलिए अब हमारी गाड़ी सीधी जाके कराची में रुकेगी। और जीनत, आप बताइए, कराची का मौसम जो है वो ना समझ आने वाला मौसम है। देखें, ये सुबह में कुछ, दोपहर में कुछ, शाम में कुछ, रात में कुछ, तो इस वक्त क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल फैसल, कराची का मौसम जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका है। सुबह जो होती है वो खुनकी और ठंडे मौसम से होती है, जबकि दोपहर में शहरी जो है वो गर्मी का भरपूर मज़ा भी लेते हैं। रात होते होते वापस जो है वो धुंध और खुनकी का मौसम शहरी को देखने को मिलता है। तो शहर कायद के बासी खासी तज़ब्ज़ुब का शिकार है कि आया ब्लैंकेट निकालें या ना निकालें, गर्म कपड़े निकालें या ना निकालें। तो कराची का मौसम कुछ इस तरह का ही चल रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सर्दी में जो ये लहर शुरू हुई है, इस तरह से मौसम ग्रेजुअली जो है वो टेम्परेचर गिरता रहेगा और नवंबर के बाद से जो है वो सर्दियों का बाकायदा आगाज़ होगा। लेकिन कड़ाके की सर्दी के लिए शहर गायद के बाद
दिसंबर तक का इंतज़ार करना है। दिसंबर के दूसरे हफ्ते से जो है वो कराची में बाकायदा कड़ाके की सर्दी देखने को और महसूस करने को मिलेगी। जाड़ा धूम मचाते हुए दिसंबर में एंट्री देगा। और आज के टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो रात में खासी ठंड लगी मुझे फैसल, क्योंकि दर्जा हरारत 20 से डायरेक्ट जो है वो 18.2 पर आ गया। और दिन की अगर बात की जाए तो 30 से लेके 32 तक के जो सेंटीग्रेड है वो जाने का इम्कान है। तो बारिश का कोई इम्कान नहीं है। शहर कायद के बासी इसका बिल्कुल इंतज़ार ना करें। इस खुनकी भरे मौसम को, धुंध भरे मौसम को खूब इंजॉय करें। चलें, यानी कि जो कुछ भी है ये मौसम उसको कराची वाले कर ले एंजॉय। बहुत शुक्रिया जीनत, हमारे साथ कराची से मौजूद थी। फैसलाबाद से रिदा आप हमारे साथ मौजूद थी। फैसलाबाद में हम देख रहे हैं कि जैकेट्स और स्वेटर्स पहने लोग सुबह सुबह जो है वो निकल चुके हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और इस्लामाबाद की तो क्या ही है बात। आपका भी बहुत शुक्रिया फरार रब्बानी, आप भी वेदर को तो मुल्क भर में जो सिचुएशन हमने आपको दिखाई, अब जरा हम एक्सपर्ट से भी राय ले लेते हैं। डीजी बैट सरदार सरफराज हमें ज्वाइन कर चुके हैं। गुड मॉर्निंग सरदार साहब, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, आपकी सुबह भी बहुत अच्छी हुई होगी। तो हमने शुरुआत इस्लामाबाद से की थी, लेकिन अब हम आपसे शुरुआत कराची से करते हैं। कुछ अजीब सा मौसम है, कभी सुबह में खुनकी, कभी दोपहर में दोबारा गाड़ी में आप बैठे तो चलाने की ज़रूरत पड़ जाती है एसी, और रात में भी हम कंफ्यूज रहते हैं कि कंबल ओढ़ें या कंबल ना ओढ़ें। तो सर, कराची का ये वेदर कब कोल्डनेस की तरफ जाएगा? सर्दियाँ कब आने लगी हमारे यहाँ, बताइए। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। देखिए, कराची में तो अमूमन जो नॉर्मल ट्रेंड होता है वो दिसंबर से ही कुछ सर्दी शुरू होती है। वैसे खुनकी, जैसे आपके रिपोर्टर्स ने बताया, रात की तो हो ही गई है कुछ ना कुछ। अब ग्रेजुअली नीचे आना शुरू हो जाएगा टेम्परेचर, यानी 20-21 से ऊपर ही चल रहा था रात का टेम्परेचर। तो आज 18 रिकॉर्ड हुआ और अब अगले जो 8-10 दिन हैं नवंबर के, उसमें इसी रेंज में 17-18 और हो सकता है किसी दिन 16 भी चला जाए, बिल्कुल इसके आखिर में जाकर नवंबर के आखिरी दिनों में। तो वही मतलब 17-18 इसी रेंज में रहने का इम्कान है। और दिन का टेम्परेचर भी 30-31-32, चूँकि नॉर्मल अगर आप देखें ना एवरेज टेम्परेचर, तो इसका नवंबर का कराची का 17.7 है रात का, और दिन का 32 समथिंग है। तो एवरेज के आसपास ही चल रहा है। मतलब अभी खासकर रात का टेम्परेचर अभी एवरेज के आसपास आया है। तो इससे अब थोड़ा सा नीचे जाना शुरू होगा 1-8 डिग्री। लेकिन जो ज़्यादा सर्दी यानी 12-13 डिग्री पर, 10 से 12 डिग्री पर रात का टेम्परेचर जब आएगा, तो फिर दिन का टेम्परेचर भी ज़ाहिर है दिसंबर में उसका जो एवरेज है वो 28.4 होता है। तो दिन में भी जो आजकल तेज़ धूप हो जाती है दोपहर में, ये इसमें कमी होगी, तो फिर आपको सर्दी कुछ ना कुछ महसूस ज़्यादा होगी। सरदार साहब, हमने देखा इस साल मुल्क में एलोंगेटेड पीरियड पे बारिशें हुई, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हमें एक्सट्रीम नज़र आई। क्या इस बार हमारा जो बर्फ़बारी का स्पेल है, क्या वो नॉर्मल ही रहेगा? क्योंकि आगाज़ तो जो हुआ है वो तो अनप्रेसिडेंटेड था, वो तो थोड़ा पहले ही शुरू हो गया। इस बार क्या हम एक लंबा पीरियड देख सकते हैं बर्फ़बारी का, या फिर ये भी एक शिफ्ट है वेदर में कि पहले बर्फ़बारियों के पहले ही ख़त्म हो जाए? देखिए, वैसे जो ओवरऑल पूरे विंटर सीज़न की फोरकास्ट है वो तो कम बारिशें हैं। ज़ाहिर है बारिशें कम हैं तो फिर बर्फबारी भी कम है, चूँकि जो वेस्टर्ली वेव आती है, जो मगरबी हवाओं का सिलसिला होता है, वो अमूमन 6 से 8 वेव्स एटलीस्ट 3 महीनों में, दिसंबर से लेकर मार्च तक 3 या 4 महीनों में इतनी आया करती हैं। लेकिन इस साल भी प्रिडिक्शन यही है, आपने शायद देखा हो हमारी वेबसाइट पर मौजूद है, जनवरी तक की प्रिडिक्शन यही है कि मामूल से कम बारिश है। तो जाहिर है कि बर्फबारी भी कम है। ये इत्तेफाक से नवंबर में अच्छे 2 स्पेल हो गए, उसमें बर्फबारी भी हो गई जो कि कदरे कबल वक्त थी, और उसमें बारिश भी अच्छी हो गई नवंबर के महीने में। लेकिन दिसंबर तकरीबन पूरा ही ड्राई है, और इसी तरह से आगे जनवरी भी ड्राई है। अब देखें फरवरी और मार्च कैसे होता है, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड दिख रहा है वो ड्राईनेस ज़्यादा है, यानी कम बारिशें हैं, कम बर्फबारी है मामूल से, और सर्दी भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं पड़ने वाली जितनी कि हाइप क्रिएट करती गई थी। मेरा नहीं ख्याल कि प्रेडिक्शन ऐसी है कि जी एवरेज के आसपास ही सर्दी होगी। कुछ इलाके आइसोलेटेड जगह हो सकती हैं जहाँ पर ज़्यादा पड़े, लेकिन ओवरऑल कोई बहुत ज़्यादा ऐसा उस तरह का ट्रेंड नहीं होगा। सही। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमेशा हमारे लिए वक्त निकालते हैं और हमें बताते हैं कि क्या मौसम होने जा रहा है और क्या नहीं होने जा रहा। हाँ, लेकिन एक चीज़ है वो ये कि जो मौसम रहा है पिछले दिनों और जो उसकी सख्ती रही है
उसने आने वाले उन दिनों में उन लोगों के लिए जो इससे मुतासर हुए थे, आप सबको याद होगा सैलाब, उसने इस साल पाकिस्तान में बहुत तबाही मचाई है। अब देखिए मौसम बदल गया है, अगस्त के महीने में आया था सैलाब, यहाँ पे सवात में कई देहात को उसने उजाड़ दिया था। मुतासरा ख़ानदान ठिठुरती सर्दी में जो है वो खेमे में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है और अब तक इनको तो रिहेबिलिटेट कर देना चाहिए था, ये नहीं हुआ है काम। हमारे नुमाइंदे सैयद शहाबुद्दीन यहाँ तक गए, हमारे साथ मौजूद है शहाब, इनसे ज़रा पूछ के बताइए कि क्यों इन तक अभी तक इमदाद नहीं पहुँची और किस तरह ये ज़िंदगी बसर कर रहे हैं अपनी इस सर्दी में। जिस स्वात के बालाई इलाकों में 3 महीने कबल सैलाब आया और सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। जो स्वात के बालाई इलाके हैं तो बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फ़बारी हो चुकी है और अब भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन जो सैलाब मुतासिरीन हैं उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। आबादकारी का सिलसिला अभी तक शुरू नहीं हो सका है। आप मेरे अक़ब में भी देख रहे हैं कि यहाँ पे एक टेंट लगा हुआ है, अगर कैमरामैन फरजंद अली आपको दिखा सके, ये एक छोटा सा टेंट है, ये इसमें जो है एक फैमिली रिहाइश पजीर है और ये सामान है, ये यहाँ पे आग जलाकर गर्म रहने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें क्या मुश्किलात है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? जिहान आलम। जिहान आलम, क्या करते हैं आप? यार इधर बस आग बलता है, बच्चा बैठा है हमारा पास, सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो सैलाब से क्या नुकसान हुआ है आपका? हमारा ज़्यादा नुकसान हुआ, घर भी सारा ले गया, ज़मीन भी लेके गया, सामान सब कुछ हमारा बस सैलाब ने लेकर गया था। अभी बस इधर बैठा है, क्या करूँ यार। तो हुकूमत की जानिब से कोई मदद नहीं की गई? कोई मदद हमारे पास नहीं हुआ हुकूमत तरफ से। तो वज़ीर आला भी तहसील मटा के है, यहाँ के मिनिस्टर है मुहिबुल्लाह खान, वो भी नहीं है आपके पास? नहीं, इधर कोई आदमी नहीं आया, मुहिबुल्लाह खान भी नहीं आया और हमारा जो वज़ीर आला है वो भी हमारे पास कोई मदद किसी ने नहीं किया। अच्छा, तो इससे पहले भी सैलाब में आपका नुकसान हुआ और अब भी नुकसान हुआ? हाँ, पहले भी हुआ था, उस वक़्त में कोई हमारे पास मदद नहीं किया, अभी भी किसी ने हमारे पास मदद नहीं किया। तो अब ज़िंदगी किस तरह गुजर रही है? बस क्या करूँ यार, पैसा मैसा नहीं है और ज़मीन नहीं है और क्या करूँ, बस इधर से रात दिन गुजारता है। तो अब तो मौसम भी सर्द हो गया है, कितनी मुश्किलात है? बहुत ज़्यादा मुश्किलात है। तो क्या मुतालिबा करेंगे आप? बस हमारा ये मुतालिबा है, हमारा घर का जो इंतज़ाम हो जाएगी, फिर हमारे को सुकून मिल जाएगी। देखो ये बच्चा छोटा मोटा हमारा पास है और कमरा कोई इंतज़ाम हमारे पास नहीं है। इस शेल्टर तंबू में हम गुजारा कर रहे हैं। अच्छा, तो किसी किस्म की मदद नहीं की गई आप? नहीं हुआ हमारे पास। देखिए जी, कितनी अफसोस की बात है कि इन लोगों के साथ अभी तक कोई मदद नहीं की गई। ये एक फैमिली है, ये बच्चे आप देखें, बच्चे जो है आग जलाकर यहाँ पे ख़ुद को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे जो छोटी छोटी लकड़ियाँ हैं ये इकट्ठे करते हैं। का भी ये मुतालिबा है कि इन्हें घर फराहम किया जाए, आबादकारी के लिए इनके साथ ताउन किया जाए। इसी तरह जो घर के मालिक हैं उनका भी यही कहना है कि अभी तक हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की मदद नहीं की गई है और नहीं कोई दादरसी के लिए आया है। और ये एक घर नहीं है, ये एक फैमिली नहीं है, यहाँ पे कई ख़ानदान है जो इसी तरह इमदाद के मुंतज़िर है। हुकूमत कब जागेगी, हुकूमत की जानिब से कब इनकी आबादकारी के लिए इक़दामात किए जाएंगे, ये एक ऐसा सवाल है जो हुक्मरान ही इसका जवाब दे सकते हैं। ये जो है बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है कि काफ़ी अरसा हो चुका है, अगस्त से लेके अब दिसंबर की आमद है, 10 दिन सिर्फ रह गए हैं, लेकिन ऐसे में भी लोगों की रिहेबिलिटेशन नहीं हुई है। सवालिया निशान है, सवाल तो बनता है। हम मौसम की बात कर रहे हैं और जब मौसम में तब्दीली होती है तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की अच्छी बात ये होती है कि उस मौसम की तब्दीली के साथ साथ उनके जो खाने होते हैं उनमें भी कुछ ट्यूनिंग होती रहती है, कुछ तब्दीली आती रहती है। कोयटा का रुख करेंगे। अब बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है तो फूड स्ट्रीट जो है वो कोयटा की, उसकी रौनकें बढ़ गई हैं, यानी कि सब्जियां, चांपे और क्या कुछ है। नूरुल आरफीन की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोयटा में मौसम ने तेवर बदले तो शहरियों की मूड भी खुशगवार हो गए।
शहर की छोटी फूड स्ट्रीट पर बड़ा रश लग गया। पतीलों से उठता धुआं और गर्मा गर्म पाए सर्दियों में शहरियों की खास खुराक बन गया। शहरी कहते हैं गर्म खानों ने सर्दी का रास्ता रोक लिया है। क्वेटा में काफ़ी शदीद सर्दी पड़ती है ना, तो इस वजह से गर्म खुराक पाए वगैरह चने वगैरह खाने से बंदे को थोड़ी गर्मी महसूस होती है। यहाँ पे काफ़ी सर्दियाँ होती हैं ना, तो इस वजह से बंदे को खाना चाहिए। ठंडे मौसम में मसालेदार पाई के अलावा मुर्ख चने और हलवा पूरी भी शहरियों की मनपसंद खुराक में शामिल है। फूड स्ट्रीट की रौनकें बढ़ने पर दुकानदार और होटल मालिकान भी खुश हैं। सर्दियाँ तो ऐसे है कि कोयटे का सिंगार है सर्दियों में, और पाए छोले हलवा पूरी चाय पराठा ज़्यादातर चने और पाए चलते हैं हमारे सर्दियों में। बाजार में पाई की डबल प्लेट 350 रुपए जबकि सिंगल प्लेट 250 रुपए में दस्तयाब है। चने और हलवे की प्लेट 150 रुपए में फरोख्त की जा रही है। मौसम सर्द हो और खाने के लिए गर्मा गर्म मसालेदार पाए मिल जाएं तो फिर क्या ही कहने। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ नूर आरफीन, समा, कोयटा। एक बार फिर आपको कहेंगे नादिर में खुश आमदेद। मरी से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान बाइकर अजीज़ हाशमी ने मुल्क और मलका कौसार का नाम रोशन करने के लिए मरी से मोटरसाइकिल पर हिजाज़ मुक़द्दस के सफ़र का आगाज़ जो है वो करने जा रहे हैं। तो हमारे साथ अजीज़ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अजीज़, सबसे पहले तो आपको पेशगी मुबारकबाद कि आप, एक तो होता है ना सफ़र, वसीला ज़फ़र तो होता ही है, लेकिन इतना मुबारक आप सफ़र करने जा रहे हैं। सब बाइक आपने ट्रेडिशनल जो है ट्रक आर्ट के तौर पे वो अपने कलरफुल सजाई हुई है, तो कब से आपने अपने सफ़र का आगाज़ किया? कहाँ कहाँ तक आप बाइक से जो है वो ट्रैवल कर चुके हैं? जी, सबसे पहले वालेकुम सलाम और थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, समा न्यूज़ का, टीवी का। मैं तो पहले से 2021 में गया था ईरान। ईरान को डिस्कवर किया था। वैसे तो टूरिंग जो है वो तकरीबन मैं 10-15 साल से कर रहा हूँ। पाकिस्तान के जितने शुमाली इलाका जहाँ आते हैं और तकरीबन पूरे पाकिस्तान को डिस्कवर कर चुका हूँ। जी माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और हम तो देखते हैं कि बाइकर्स जो है, हमें जब भी हम गिलगित या खैबर पख्तूनख्वा की तरफ गए हुए होते हैं तो एक ना एक बाइकर जो है वो कोई जा रहा होता है। ये बड़ा सस्ता भी पड़ जाता है आपको जो आजकल टिकट्स वगैरह है। अच्छा, ये बताएं कि हिजाज़ मुक़द्दस की तरफ आपने कूच करने का भाई ये प्लान आपने कब बनाया? सर जी, ये मेरा पहला मरला है, तो प्लान तो तकरीबन 3-4 माह से मेरा बना हुआ है। और एक जो ख्वाहिश ये थी यार कि अब हिजाज़ मुक़द्दस, तो मैं भी लास्ट टाइम इत्काफ़ में बैठा था मस्जिद नबी में, तो अभी मेरा सोचा यार पूरी दुनिया से बाइकर हमारे पास आते हैं, पाकिस्तान में आते हैं, तो हमारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है लैंडस्केप के हवाले से, पहाड़ों के हवाले से, हर तरह से, मौसमों के हवाले से। तो मैं भी कोई ऐसा करूं कि पाकिस्तान का एक तो नाम हो पूरी दुनिया में, और उसके अलावा जो है हमारा कल्चर है। मेरा बाइक आपने देखा होगा कि मैंने इस पर पाकिस्तान के तमाम रंग जो है ना जी, पाकिस्तान के तमाम कल्चर, कश्मीर कल्चर से लेकर सिंधी, बलोची, पंजाबी सारे डालें। तो ये मेरा है कि भी मैं जाऊं और अमन का पैगाम लेकर पूरी दुनिया में जाऊं। तो ये मेरा पहला फेज़ है यहाँ से हिजाज़ मुक़द्दस का। जी अजीज़ भाई, कितने दिन लगेंगे आपको, ये बताइए? दिन का ऐसे है जी कि वैसे तो पूरे हमने टारगेट 2 महीने का मैंने रखा हुआ है। अच्छा। कि 2 महीने में मैंने सारा ये टूर कंप्लीट करना है, तो जाते हुए तकरीबन 18 से 20 दिन लग जाएंगे। यानी कि मुख्तलिफ जगहों पे। और रूट क्या बनाएंगे आप, कहाँ कहाँ आपने सोचा है रुकने का? जी, रूट मेरा जाते हुए जो है वो यहाँ से तालागंग मियाँ वाली से होता हुआ DI खान से योब, और योब से कोयटा और ताफ्तान, दालबदीन वगैरह, ये सारा। यानी कि उसके बाद ईरान। हाँ। ईरान से जी आप बताएं। मैं यही पूछ रहा था जी। हाँ जी, तो इराक जाना है, इराक से कोयत और कोयत से इंशाल्लाह हिजाज़ मुक़द्दस, और वहाँ पर उम्रे की अदायगी के बाद फिर मैं वापसी पर इसी रास्ते से होता हुआ पूरे पाकिस्तान को, सिंध वगैरह को क्लियर करता हुआ, डिस्कवर करता हुआ इंशाल्लाह लाहौर से होता हुआ वापस आऊँगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजीज़ भाई। जब आप वहाँ यकीनन हम आपसे वहाँ भी बात करेंगे, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह ट्रैवल करना उन्होंने उसका आगाज़ कर दिया है। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक को उस पर हाजिर होंगे तो मज़ीद होगी बात, रहिएगा हमारे साथ।
वेलकम बैक। फीफा वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है जी, और क्या ही ज़बरदस्त रंगारंग ओपनिंग सेरेमनी कल हुई है अल्बायद स्टेडियम, और यहाँ पे खूबसूरत जो है रंग हमने कल देखे, और ये भी हमने देखा कि कौन कौन यहाँ आया। हालांकि बड़े यहाँ पे सिचुएशन थी कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा फॉर द ओपनिंग सेरेमनी, बट BTS के यहाँ पे जो है वो किम जोंग आए, और कतरी गुलकार सब ने परफॉर्मेंस झूम सब उठे। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा किया गया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने भी खुसूसी इसमें शिरकत की। कतर के सहरा में खेलों की दुनिया का सबसे बड़ा मेला वर्ल्ड कप की इफ्तिताही तकरीब में कतरी सकाफत के रंग नजर आए। 60,000 शायकीन की गुंजाइश रखने वाला अल्बायद स्टेडियम बना तकरीब का मेजबान। अमरीकी अदाकार मॉर्गन फ्रीमैन ने बताया कि किस तरह फुटबॉल दुनिया को जोड़ती है। तकरीब के दौरान वर्ल्ड कप के ऑफिशियल मैस्कॉट की एंट्री हुई। जनूबी कोरियन ग्रुप BTS के रुकन ने महफिल को गरमाया। कतरी गुलकार फहद अल कबीसी ने भी आवाज का जादू जगाया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान भी इफ्तिताही तकरीब में मौजूद थे। अमीर कतर तमीम बिन हम्माद ने सबको खुशामदीद कहा। कतर में फुटबॉल का आलमी मेला 18 दिसंबर तक जारी रहेगा। और सबसे बढ़ के बात यह कि इतने सालों बाद एक मुसलमान मुल्क में ये ओपनिंग सेरेमनी हुई कि जहाँ पे बहुत कोशिश की गई कि किसी तरीके से ये तमाम तर चीज़ें ना हो। हमारे साथ स्पोर्ट तजज़ियाकार अदील अजहर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अदील, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो हम ज़रा फिक्चर पे भी हम बात करेंगे जो हो गया, जो होने लगा है, लेकिन मैं बात का आगाज़ यहाँ से करूँगा। बड़े रोड़े अटकाए गए, उसके बाद बड़े लोग जो हैं वो आए और उन्होंने कहा कि जी ये बैन कर दिया, वो बैन कर दिया। लेकिन अदील, कितना इम्पॉर्टेंट होगा एक ऐसे खित्ते का और उससे जुड़े एक ऐसे रिलीजन का परसेप्शन चेंज होने में कि 9/11 पोस्ट 9/11 आपको पता है कि ये जो दाढ़ी, कंदूरा, इस्लामिक कल्चर, इसको किस चीज़ से जोड़ा जाता रहा। एंड नाउ पूरी दुनिया ये देख रही है कि नहीं जी, यू आर रॉन्ग, ये अमन के सफ़ीर हैं हम, और हमने अमन व आश्ती का हमेशा पैगाम दिया है। एंड दिस इज़ अ पॉइंट टू प्रूव, एंड that was proved yesterday. Absolutely. मुझे फैसल जो टाइम याद आ रहा है सन 2010 में जब कतर को ये अवार्ड किया गया था, जब सेप ब्लैटर फीफा के प्रेसिडेंट होते थे और उन्होंने कार्ड ऊपर किया था और उसमें लिखा हुआ था द फीफा 2022 विल बी होस्टेड बाय कतर। सो मुझे याद है कि उस वक्त BBC, जो कि जाहिर है गालिबन अभी भी कोई इतना खुश नजर नहीं आ रहा है कतर को ये फीफा वर्ल्ड कप अवार्ड करने के हवाले से, उसमें एक रिपोर्ट आई जिन्होंने कहा था कि लॉट ऑफ कंट्रीज, लॉट ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड वो जो है मैप निकाल के बैठे हुए और देख रहे हैं कि ये कतर नाम का मुल्क है कहाँ, और वो ये भूल जाते हैं कि ये कतर वही मुल्क था जहाँ पे आपकी सेंट्रल कमांड लोकेटेड थी, जिसके थ्रू आप मिडिल ईस्ट और अफगानिस्तान में अपनी जंगों को जो है वो कंट्रोल कर रहे थे। तो मुनाफकत, हिपोक्रेसी की कोई आला मिसालें जो है ना पिछले कोई 12 साल हो गए कतर को ये अनाउंस किए। देखिए कंट्रोवर्सीज आर देयर, कंट्रोवर्सीज क्या सॉल्ट लेक सिटी को जब विंटर ओलंपिक गेम्स अनाउंस किए गए थे और उनको अवार्ड किया गया था, क्या अमेरिकन ने उस वक्त फेयर खेला था एंड ऑल, इन चीजों में ये सिलसिला होता है। लेकिन हेड्स ऑफ टू कतरीज पे बड़ा प्रेशर था, बहुत ज्यादा। अंटिल वेरी रिसेंटली फैसल ये बातें की जा रही थी कि कतर से इन राइट्स को ले लिया जाए। बदकिस्मती से उनके अपने बहुत से पड़ोसी मुसलमान ममालिक, क्योंकि आपको पता है कि हाल ही में कतर अपनी एक कोल्ड वॉर चल रही थी विद अदर GCC कंट्रीज, बल्कि वो कोल्ड वॉर तो नहीं रही थी, वो तो बड़ी ओपन हो गई थी 2017 में, जो सो कॉल्ड पाबंदियां उनके पड़ोसी मुल्कों ने उन पर लगा दी थी। उन्होंने भी कोशिश की थी कि इस तरह कतर से ये वर्ल्ड कप ले लिया जाए, बट आई बिकम सच अ बिग फैन ऑफ दीस पीपल। से 3 लाख की नेटिव पॉपुलेशन वाला ये मुल्क है, द स्मॉलेस्ट कंट्री टू होस्ट अ फीफा वर्ल्ड कप, होस्ट अ फीफा वर्ल्ड कप। अभी भी अगर आप देखें तो ये LGBT के राइट्स के हवाले से, अल्कोहल सर्व ना करने के हवाले से बहुत बातें हो रही हैं, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर एंड आई एम होपफुल के आई थिंक इट्स अ लैंडमार्क मोमेंट। आपने मुसलमान मुल्क की बात की, अरब मुल्क की बात की, पहली बार ऐसा हो रहा है कि फीफा वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है दुनिया का सबसे बड़ा टूर्नामेंट। आई हैव नो डाउट कि these Qataris will put up a चेंज होता है। these are the things जो कि सॉफ्ट पावर को राइज दे। बिल्कुल
अच्छा अदील, एक और चीज़ जो कि हमने यहाँ पर देखी कल के ओपनिंग सेरेमनी का आगाज़ जिस तरह से तिलावत कुरान पाक से किया गया, जितना वेलकमिंग हमें ये जगह नज़र आई और जिस तरह से यहाँ पर एक जो स्टेटमेंट सामने आई ना कि हम सिर्फ चंद दिनों के लिए अपने मज़हब को उस तरीके से नहीं कर सकते, हमें दुनिया को बताना है कि हमारा मज़हब क्या है, हमारा दीन क्या है। तो ये वो एलिमेंट, और उसके बाद आप किसी खौफ का शिकार नहीं है कि आपसे ये ले लिया जाएगा या आपको इसको होस्ट नहीं करने दिया जाएगा। इनकी थिंकिंग देखें, इनका स्टाइल देखें, एक जिस तरीके से इन लोगों ने ओपनिंग की है वो देखें। आई थिंक दुनिया भर में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है। नहीं, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, दैट्स समथिंग दैट आई सेड। स्पोर्ट्स की एक बहुत सॉफ्ट पावर होती है, मूवीज की, सिनेमास की, शोबिज की बड़ी सॉफ्ट पावर होती है। आई थिंक कतर, अभी आज सुबह ही मेरे रेडियो शो में किसी ने सवाल पूछा था कि $20 billion these Qataris are spending on this World Cup. What is the feasibility? मैं उसमें ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये कोई इकोनॉमिक या कोई फाइनेंशियल या कोई कहना चाहिए कोई कंपनी नहीं बना रहे आप। मैं $20 billion इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे $24 billion बनने चाहिए। नो, इसका इम्पैक्ट बहुत लॉन्ग टर्म होता है। 1964 में एग्जांपल दे रहा था, टोक्यो ने जब ओलंपिक गेम्स होस्ट किए थे, उन्होंने दुनिया को ये बताया था दैट जापान इज बैक ऑन द वर्ल्ड सीन। यस, एब्सोल्युटली। 1988 में सियोल ने और अदील भाई यही वो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हमें जी सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन हाँ, कल एक्वाडोर ने बड़ा सेलिब्रेट किया होगा, पहला ही फिक्सचर था, 2-0 से जीत गए। उस पर भी हम बात करना चाहेंगे कि क्या होप्स थी होस्ट नेशन की, लेकिन ऑब्वियसली वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रूव में आएंगे सर। हाँ बिल्कुल जी, देखिए आपको फिर वही बात आती है कि कतर जो है वो कोई इतनी until recently, आपको पता है they were very recently the lowest ranked side in the world. इन्होंने पिछले 2-3 साल में बड़ी मेहनत की अपनी रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए। I think if I'm not mistaken, they are at number 50 right now. Ecuador is number 44. तो रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक्वाडोर इनसे बेहतर टीम थी। कतर पहली बार फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रहा है। अगेन मैं जो पहले थोड़ी देर पहले बात की थी, 3 लाख की पॉपुलेशन वाला आपका मुल्क है, तो जरा टैलेंट की भी शॉर्टेज होती है। उसके बावजूद यस इट इज, ये वर्ल्ड कप इसलिए खेल रहे हैं बिकॉज दे आर होस्टिंग इट। लेकिन और उसमें अदिल भाई आप ये भी तो देखें ना, दे वर अप अगेंस्ट वंस माइटी एक्वाडोर। मतलब कि साउथ अमेरिका में तो कहते हैं ना कि बच्चा पैदा हो रहा है और वो उसको फुटबॉल की ट्रेनिंग मिल जाती है। अच्छा, आज के कुछ फिक्चर्स की बात करें, आई विश इट वाज USA वर्सेस ईरान, बट स्टिल इट्स इंग्लैंड वर्सेस ईरान। एक तो वो बड़ा तगड़ा कॉन्टेस्ट होने जा रहा है, प्रोवाइडेड के ईरान की वो इतनी स्ट्रेंथ नहीं जितनी पहले थी। और फिर दूसरा मैच जिसपे हम सब जो है वो चीयर कर रहे होंगे, नेदरलैंड्स। हालांकि सेनेगल इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट टीम्स। आपको याद होगा वो जो जनूबी कोरिया में वर्ल्ड कप हुआ था, क्या ही जबरदस्त सेनेगल ने उसका आगाज किया था। तो सर आज के दोनों फिक्चर्स के बारे में जरा शॉर्टली मुझे बताएं कि क्या क्या आपको एक्सपेक्टेशन है। बिल्कुल, आज अगर अपनी पाकिस्तानी डेट्स के मुताबिक देखें तो आज 2 फिक्चर है। वैसे रात 12 बजे एक और फिक्चर भी खेला जाएगा जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक्शन में होने वाला है अगेंस्ट वेल्स। लेकिन ये वर्ल्ड कप का बड़ा दिलचस्प ग्रुप है। आज 6 बजे पाकिस्तान टाइम ईरान वर्सेस इंग्लैंड का मुकाबला होने वाला है। और उसके बाद जो है वो नेदरलैंड्स और सेनेगल का। नेदरलैंड्स की तो फुटबॉल टीम को खुद नहीं पता होगा कि पाकिस्तानी हमें इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तानी इस बार नेदरलैंड्स को काफी सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा ये ख्याल है, देखिए इंग्लैंड की टीम इस टूर्नामेंट के डार्क हॉर्सेस बन सकते हैं। इनकी टीम इस वक्त बहुत रीसेंट टाइम में बहुत अच्छा खेला है। पिछले वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल खेले, यूरो जो इनके अपने मुल्क ने अभी होस्ट किया था रिसेंटली, उसमें दे रीच द फाइनल, और फाइनल में जो है दे लॉस्ट टू इटली पेनल्टी शूटआउट्स पे। तो वॉच आउट फॉर दिस इंग्लैंड टीम, वॉच आउट फॉर देयर कैप्टन हैरी केन। ही स्कोर्स अ लॉट, और ये बहुत गोल स्कोर करता है। इंग्लिश प्रीमियर लीग में टॉटनहम हॉटस्पर्स का भी कप्तान है, इंग्लैंड की टीम का भी कप्तान है। ईरान, आपने खुद ये बताया, ये वो उनकी लेट 1990s की जो गोल्डन जनरेशन थी, ये उसके बाद की टीम है। इतनी रिसेंट टाइम्स में कोई भी कामयाबियां नहीं है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग मच, बट हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है, आई वोंट माइंड विनिंग देम। मैं अगर आज के 3 विनर्स की बात करूं तो मुझे जीतता हुआ नजर आ रहा है, मुझे नेदरलैंड्स जीतता हुआ नजर आ रहा है, और आखिरी मैच में मुझे ऐसा लग रहा है कि आज वेल्स अमेरिका को हरा सकता है। ठीक है अदील, बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। वेलकम बैक वंस अगेन। अब आप तमाम लोगों से सवाल है कि क्या आपने डॉल्फिन्स देखी हैं? टीवी पर देखने की बात नहीं कर रही, रियलिटी की बात कर रही हूँ। आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे जी हाँ, हम फलाने मुल्क गए थे, वहाँ पर हमने डॉल्फिन्स देखी थी। लेकिन क्या आपको ये पता है कि हमारे मुल्क में भी डॉल्फिन्स देखी जा सकती हैं? बिल्कुल,
फैसल गए एक ऐसी ही जगह पर और वहाँ सिर्फ डॉल्फिन्स नहीं थी, सहरा, समंदर, जजीरे, परिंदे, सब कुछ देख लिया उन्होंने, खूब घूम फिर कर आए हैं। तो आपको भी सैर करवाते उसी जगह की आ जाए। समंदर, जजीरा, सहरा, वल्लाह, कुदरत भी क्या क्या करिश्मे दिखाती है। परिंदे फिजा में रक्स करते हैं, डॉल्फिन पानी में छलांगे लगाती है। आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसी जगह जहां बेपनाह खूबसूरती भी है और सयाहत का पोटेंशियल भी है, और इसके अलावा ऐसी चीज़ें हैं जो करने के लिए आप पूरी दुनिया में जाते हैं, लाइक डॉल्फिन वॉच एंड माइग्रेटरी बर्ड्स भी यहाँ पर हैं। तो हम कहाँ हैं? हम हैं आज विंदर से थोड़ा सा आगे डाम में। मेरी टीम तो जा चुकी है, तो चलें आज आपको डाम की डॉल्फिन्स दिखाएंगे और यहाँ की लोकल कम्युनिटी कैसे रहती है, क्या कुछ करती है, वो सब बताएंगे। आ जाए। ये है डाम, जिला हब की तहसील विंदर का साहिली गांव। 10,000 की आबादी वाले इस गांव में ज्यादातर अफराद माहीगीरी से वाबस्ता है। खास तौर पे यहाँ के झींगे तो लाजवाब हैं। कोई जाल बना रहा है, कोई रंग बिरंगी कश्तियों की तैयारी में लगा हुआ है। लेकिन जब माहीगीरी का सीजन नहीं होता तो फिर क्या होता है? जो ये गर्मियों के 4 महीने होते हैं, ये बड़ी मुश्किल से कटते हैं। इसमें कोई कारोबार हमारा नहीं होता, बड़ी मुश्किल से कटते हैं। तो ये हमारी अपील है हुकूमत से कि कोई ऐसा पिकनिक पॉइंट या कोई ऐसा प्लेस बनाया जाए जहां हमारा काम चल सके। ये हमारे जो 4 महीने हैं वो ज़ाया ना जाएं। समीर भी उन माहीगीरों में से एक है जो सीजन खत्म होने पर परेशान है। समीर, यहाँ के रिहायशी अजान, उनके पालतू मैक्स और मेरे साथ शिकार नहीं बल्कि डॉल्फिन ढूंढ रहा है। और फिर जैसे ही डाम की डॉल्फिन्स को पता लगा कि टीम नया दिन कैमरे समेत यहां आई है, तो फिर ऐसे ऐसे पोज दिए कि मजा ही आ गया। यू सी डॉल्फिन्स हमारे पास बहुत ज़्यादा कम है इस दुनिया में। बेसिकली देर गोइंग एक्सटिंक्ट डॉल्फिन्स एंड कुछ ज़्यादा ऐसे रेयर्स एनिमल हैं लाइक पैंडास। तो सरप्राइजिंग फैक्ट इज़ दैट यहाँ पर डॉल्फिन्स हैं। जी, तो हम जैसे जैसे आगे जाते जा रहे हैं, कुदरत अपने जो अनमोल राज है वो हम पे अफशा करता जा रहा है। पहले डॉल्फिन्स थोड़ी थोड़ी नज़र आती थी और अब बाकायदा यहाँ पे हमें उछलती कूदती खेलती हुई नज़र आ रही हैं। हम आपको ज़रा ऊपर से ये पूरा अब मंजर दिखाते हैं। एक तरफ छोटा सा आइलैंड है, दूसरी तरफ पूरे मैंग्रोव्स के जो है वो पूरी कॉलोनीज है, पूरे दरख्त हैं। इतना खूबसूरत है ये, देखें। जब ज़्यादा पानी आता है तो ये समंदर बन जाता है, और पानी जब पीछे जाता है तो ये छोटा सा जजीरा बन जाता है। और फिर इस जजीरे पे आ जाते हैं दीगर मुल्कों से हिजरत करके परिंदे। माइग्रेटरी बर्ड्स की जन्नत बन जाता है ये डाम। ये तो अल्लाह पाक की कुदरत है जो हम लोगों को समंदर भी दे दिया एक साथ, उसके साथ समंदर और सहरा भी दे दिया। ये तो एक खूबसूरती है इस इलाके की। दुनिया के लोग यहाँ पे आते हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं यहाँ के जो है सैर करने, यहाँ पे देखने के लिए।
इंता हबीबी वहदन नसीबी। अगर आप ये समझ रहे हैं कि हम इस वक्त दुबई में या किसी मिडिल ईस्टर्न कंट्री में हैं और वहाँ पे हम डेजर्ट घूमने आए हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारा अपना पाकिस्तान है, कराची से 2-2.5 घंटे दूर विंदर से आप उल्टे हाथ पे जाएंगे तो आपको ये डाम का एरिया मिलेगा। अब आपने देखा यहाँ पे समंदर भी है, यहाँ पे मैंग्रोव्स के फॉरेस्ट भी हैं और यहाँ पे ये सहरा है। करने वाले अगर चाहें तो इन छोटे छोटे सहराओं में जो कि दाद निगाह फैले हुए हैं, यहाँ डेजर्ट सफारी हो सकती है, यहाँ पे ज़बरदस्त सी टूरिज़्म एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, यहाँ पे कैंपिंग हो सकती है, क्या कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर करने वाले चाहें तो देखिए, इधर डेजर्ट है और इधर वाटर है। ये काफ़ी ज़्यादा रेयर चीज़ है। इट्स बेस्ट फॉर अ टूरिज्म प्लेस इफ़ दे वर्क ऑन इट ना। अगर ये लोग चाहें तो इसको इतना खूबसूरत बना सकते हैं, इतना पॉपुलर कर सकते हैं। जिस कदर सयाहती पोटेंशियल इस छोटे से साहिली गांव में है, इसकी नज़ीर नहीं मिलती। ये हमारा अपना पाकिस्तान है और अपना डाम है विंदर से आगे। और मेरे आप देख सकते हैं सहरा ही सहरा में लेटा हुआ हूं, लेकिन सबसे अच्छी बात है कि सहरा के बिल्कुल पीछे समंदर है। तो आइए और एंजॉय कीजिए सहरा एंड समंदर डाम के अंदर। अभी सयाहत से लेके कश्ती साजी की पूरी एक सनत तक डाम का ये छोटा सा इलाका है, लेकिन अपने अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल रखता है। ज़रूरत सिर्फ इस चीज़ की है कि थोड़ी सी नजर करम यहाँ कर दी जाए, क्योंकि यहाँ जहाँ देखें खूबसूरती ही खूबसूरती है। कैसा लगा? ज़बरदस्त लगा और अब दिल कर रहा है देख के जाया जाए। बट अगेन वही बात है कि आप जो चीज़ें बाहर सोचते हैं ना कि बाहर की वो सब अवेलेबल है, वो सब कुछ आगे भी बहुत कुछ है। जहाँ फैसल गए हैं, घूमे फिरे हैं, आपको वो भी दिखाएंगे आगे आने वाले दिनों में। अच्छा, अब जरा हम आगे बढ़ते हैं। आजकल के दौर में जो कारोबार है वो बड़ा ज़रूरी है। अब इस कारोबार को बदलते वक्त के साथ जिद्दत आती जा रही है और जो हमारे बाजार है वो डिजिटाइज होते जा रहे हैं। तो हमारा एक तो कारोबार तब्दील हो रहा है, कारोबार करने के तरीके, उनमें इनोवेशन आती जा रही है। एक बड़ा अनोखा सा सेगमेंट है जी हमारे पास, और उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हमारे साथ 2 ऐसी फीमेल एंटरप्रेन्योर मौजूद हैं जिन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त कम्युनिटी बनाई हुई है। हमारे साथ एमन समी खान और रीमा अजीज़ मौजूद हैं। हम आप दोनों को वेलकम करते हैं। और इसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि कारोबार में जिद्दत कितनी आती जा रही है। एक ज़माने में पाकिस्तान का ट्रक की वजह से मशहूर था, लेकिन अब वो ट्रक आर्ट हमारे पहनावों में नजर आता है, हमारे शूज तक में आ गया है, शूज में, दुपट्टों में, शॉल्स में, आपको हर जगह वो ट्रक आर्ट नजर आएगा। और इसी जो ट्रक आर्ट को बनाती हैं, जो खातून लाइक कपड़ों पे डिज़ाइन करती हैं, जुनैरा जावेद कराची से आप ताल्लुक़ रखती हैं, आर्टिस्ट हैं। आप कैसी हैं आप जुनैरा? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। और आप दोनों कैसे हैं? हम दोनों तो बिल्कुल ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं जी। ये बताइए कि कैसे आपको इस चीज़ का आइडिया आया कि ऑलरेडी पहले से काम तो कर रहे थे, लेकिन कैसे आपने फिर अपने प्लेटफॉर्म को तब्दील किया और अब उस प्लेटफॉर्म पे कितनी खातीन जुड़ चुकी हैं? अच्छा, मैंने जब सोचा था, मैं बिल्कुल हमेशा से मेरी एक ही सोच है कि एवरी वुमेन शुड बी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट। तो उसके लिए मेरा क्या रोल होगा सोसाइटी में, क्योंकि हर इंडिविजुअल को अपना काम करना है। मैं MBA मार्केटिंग थी, तो मैंने सोचा कि कोई ऐसी स्पेस बनाई जाए जिससे घर बैठी खवातीन को फायदा हो सके। तो जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स थी वो मेरे पास आई, मैंने उनकी ट्रेनिंग की। एक ग्रुप के थ्रू हम लाइव सेशंस करते थे ताकि उनके बिजनेसेस के पेजेस, इंस्टाग्राम बेहतर हो सके। अब वो जुड़ते जुड़ते सिलसिला यहाँ तक पहुंच गया कि माशाल्लाह आज 43,000 हमारे पास अराउंड द पाकिस्तान है। पाकिस्तान से बाहर जो खवातीन
पाकिस्तानी रह रही हैं वो हमारे साथ हैं और हम सब मिलके काम कर रहे हैं और इस वक्त वुमेन्स पाकिस्तान की लीडिंग एंटरप्रेन्योर कम्युनिटी है। Great. मेरे साथ रीमा है, ये कैटरिंग का बिजनेस करती है। और रीमा आपके साथ किस तरह से जुड़ी, किस तरह से लिंक हुआ? रीमा भी एक एंटरप्रेन्योर थी, इनका कैटरिंग का बिजनेस था। तो जब कोविड आया था बीच में, तो कोविड की वजह से बहुत सारे बिजनेसेस बहुत मुतासिर हुए थे, अच्छे खासी। रीमा मेरे पास आई थी, रीमा का कैटरिंग का बिजनेस था, रीमा का फूड ट्राई किया, अमेजिंग, बेस्ट 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 हर चीज़ इनके पास है, कॉन्टिनेंटल, हलवे, ट्रेडिशनल, पाकिस्तानी। तो मैंने कहा भाई ये तो बहुत जबरदस्त है। अच्छा, तो रीमा माशाल्लाह जैसे बता रही हैं कि बाहर भी आपके खाने जाते हैं और क्या जबरदस्त आप फिर तो खाने बनाते हैं। अब आप प्लीज भिजवाइएगा जरूर हमें। डेफिनेटली। किस तरह से ये बिजनेस स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, वो पहला स्टेप जो आपने लिया? एक्चुअली इससे पहले मैं टीचर थी। ओके, ठीक है, तो टीचिंग कर रहे थे, तो फिर मैंने सोचा कि लाइक कुकिंग वाज माय पैशन, कि काफ़ी टाइम हो गया था, इट वाज 18+ ईयर्स। तो मैंने कहा चलो लेट्स स्टार्ट समथिंग न्यू। तो फिर उसमें मैं फिर कुकिंग में आई, क्योंकि मेरे फ्रेंड बहुत थे वो जो मुझे कहते थे कि तुम यू कुक सो वेल, तो तुम प्लीज़ हमें प्रोवाइड कर दो फूड। तो फिर मेरे एक फ्रेंड ने मुझे ऑफर की कि मैं तुम्हें देता हूँ, मुझे स्कूल खाना पहुँचाओ। तो इस तरह से स्टार्ट हुआ। एंड आई थिंक तब लाइक वॉट 3 साल पहले ही गेव मी 5,000 रुपीज़ फॉर अ मंथ, क्योंकि जाहिर बात है तब इतना। और आप बिल्कुल न्यू भी थी, बिल्कुल न्यू आपको इन होने के लिए फिर एक टाइम भी चाहिए। स्क्रैच से आपने स्टार्ट किया? बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसा कॉन्टैक्ट्स आते गए, उसके थ्रू क्लाइंट्स बनते रहे। फिर उस ईयर मैं कराची ईट के लिए सिलेक्ट हुई थी। ओके, कराची ईट फेस्टिवल के लिए उसके लिए सिलेक्ट हुई थी। फिर उसमें भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, क्योंकि मैंने रखा था फ्राई कबाब, निहारी और गाजर का हलवा। फैसल को भूख लगना शुरू हो गई, ये मैं आपको बता दूं। That's the best thing। और इसको उर्दू में मुहावरा कहते हैं, दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाना। तो मैं इसके साथ साथ हमारे पास देखें आज हमने क्या किया है, प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है, और आर्ट है यहाँ पे, टैलेंट है यहाँ पे। अच्छा जुनैरा, आप मुझे बताएं कि माशाल्लाह से हैंडबैग्स पे भी एंड जैकेट्स पे भी पूरी दुनिया वाले ट्रक आर्ट को कब आपने सोचा कि ऐसे भी प्रेजेंट किया जा सकता है? मैं जब आर्ट बनाती थी तो मैं कहती थी कि सिर्फ दीवारों पे नहीं आप हैंग कर सकते, आप उसको पहन भी सकते हैं। तो मैंने अपने ऊपर बेसिकली पहले ट्राई किया था कि मैं कुछ डिफरेंट पहनूँ, और ट्रक आर्ट एज पाकिस्तानी। तो मैं जब पहन कर गई इस्लामाबाद में, लाहौर में, तो वहाँ बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लाइक किया गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके अब्रॉड जाता गया। तो जब अब्रॉड गया तो फिर वहाँ तो ऑब्वियसली सारे तो बहुत पसंद किया जाता है हमारा ट्रक आर्ट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि किस फॉर्म में चीज़ें आपके पास आती है? लाइक अगर कोई चाह रहा है कि जी जुनैरा उनकी जैकेट पे कोई ज़बरदस्त आर्ट बनाते हैं, अब सर्दियाँ हैं शॉल पे बना दें, तो क्या आपको कॉल की जाती है कि जुनैरा एक शॉल चाहिए जिस पे आपका ट्रक आर्ट हुआ हुआ हो, या आपको शॉल भेजी जाती है या फिर उस पे कहा जाता है या फिर ट्रैवल सूटकेस पे? हाँ। किस तरह होता है? मेरे पेजेस हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और वेबसाइट भी अब रिसेंटली लॉन्च हुई है। तो वहाँ मुझे ऑर्डर रिसीव होते हैं, लोग मुझे अपनी रिक्वायरमेंट्स बताते हैं कि वो उनको किस कैटेगरी पे चाहिए, जैकेट, सूटकेस, शूज़ वगैरह। तो फिर यूजुअली मैं खुद बाय करती हूँ, लेकिन वो ब्रांड्स बता देते हैं कि हमें इस ब्रांड पे ये वाला पेंट चाहिए। ओके, यानी आपको शर्ट है, ये शॉल है या बैग है, कहते हैं कि जी फलाना ब्रांड होगा और उस पे आपने ये बनाना है। मेरा काम सिर्फ पेंट का है, बाकी वो प्रोडक्ट। और ये जैसे ये आपने ये शॉल बनाई, कितना टाइम लगता है? It takes 1 night। बस एक रात में मुकम्मल बन जाता है वो? उसमें बहुत टाइम भी लगता है सूखने में, और फिर इसका प्रोसेस। जैसे जैकेट भी है तो इस पे तो ड्राई होने में टाइम लगता होगा। मैं चाहूँगी जरा हमारे कैमरामैन जूम करके जरा जैकेट दिखाएं। तो ये जैकेट का क्या प्रोसेस है कि किस तरह से इस पे, लाइक मुझे तो लगता है कपड़े पे अगर आप कभी भी पेंट यूज है तो फैल जाता है। पैगाम भी तो बहुत ये अच्छा किस तरह है से? हाँ, देख मगर प्यार से। तो ये बताएं जरा। और लोग कहते भी है कि ये वॉशेबल है कि नहीं है, तो ये बिल्कुल वॉशेबल है, ये परमानेंट पेंट है। और इसका जो प्रोसेस है कि आप पेंट के बाद इसको बैक साइड से, जब ये ड्राई हो जाए तो बैक साइड से आप आयरन कर दें। अच्छा, ये तो इतनी ज़बरदस्त आपने बात की है। अच्छा, आप तो माशाल्लाह ये काम कर रही हैं। मुझे एमन ये बताइए कि इस तरह का टैलेंट जब आता है आप लोगों के पास, हमारे पास इतना, ये तो सिर्फ एक ये चीज़ है ना, मैं पूरे पाकिस्तान में देखूं, राइट फ्रॉम थर जहाँ पे शालें बनती हैं, टू गिलगित जहाँ पे जो है वो उनकी ट्रेडिशनल टोपी है, तो कैसे आप ख़ातीन को एम्पावर कर रही हैं,
बहुत सारे, जैसे कि आपको पता है कि देखिए हम सब के पास तो डिजिटल प्लेटफॉर्म एक्सेस करने का तरीका है। डू यू थिंक कि ऐसे रिमोट एरियाज़ में भी जहाँ पे ये सिचुएशन नहीं है वहाँ भी इसको अपने टेंटिकल्स फैलाने चाहिए? Exactly. हमारे पास ऐसे है कि रिमोट एरिया से जब खवातीन आती हैं तो ऑब्वियसली वो इंटरनेट उनके पास या तो एक्सेस नहीं होता या उन्हें यूज़ करना नहीं आता। तो हम इस तरह से कर रहे हैं कि अब हमने वेबसाइट डेवलप कर ली है। अब हमारी टीम बाकायदा उन रिमोट एरियाज़ में जाएगी, प्रॉपर उनकी शूट करेगी और वो हम अपनी वेबसाइट के थ्रू अब उसको सेल करेंगे थ्रू आउट द वर्ल्ड। अच्छा, कुछ नहीं करना। इसके कोई चार्जेस नहीं है? नहीं अभी फिलहाल। क्योंकि मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ बिकॉज मैं कुछ फेसबुक के पेजेस ऐसे जानती हूँ जिसमें मैं खुद भी ऐड हूँ कि वहाँ पर एडमिन अगर कुछ प्रमोट कर रहा है तो उसके चार्जेस होते हैं, आपको पे करना पड़ता है। नहीं ऐसा नहीं है, मगर ये होता है कि अगर लेट्स सपोज जुनैरा मेरे पास है या रैंडम कोई कॉल आती है कि हमारा प्रमोट कर दें, तो मैं एक सैंपल उनसे लेती हूँ ताकि मुझे भी क्वालिटी का पता चले कि क्वालिटी क्या है उनकी, स्कैम ना हो किसी के साथ। और मैं अगर उसको इनरोज कर रही हूँ तो इसका मतलब ये कि हजारों लोग उसे देख रहे हैं और अगर एक के साथ भी गलत होता है तो फिर ये मेरी रिस्पॉन्स। अच्छा, अब आपको देखे ना बहुत सारी खवातीन के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि हम कैसे आपसे जुड़ सकते हैं, कैसे आपके ग्रुप का, आपकी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। मैं चाहूंगी जरा प्लीज आप बताएं वो खवातीन, क्योंकि स्पेशली होता ही है हमारे यहाँ, हमारी सोसाइटी में ज्यादातर खवातीन का रुझान होता है खाने की तरफ, सिलाई कढ़ाई की तरफ, इस तरह के आर्ट की तरफ, या आपने घर में कोई हैंडमेड ज्वेलरी बना ली, तो किस तरह से खवातीन आपसे कांटेक्ट कर सकती हैं? बहुत सिंपल है, फेसबुक पे जाएं, वुमेन्स पाकिस्तान का पेज है, पेज के ऊपर एक आइकन है ज्वाइन ग्रुप, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे फ़ोन नंबर्स वहाँ पर है, मेरी टीम आपसे राब्ते में रहेगी। अगर आप व्हाट्सएप करते हैं तो वो डायरेक्ट आपसे कनेक्ट हो जाए। अच्छा रीमा, ये चीज़ जैसे कि एमन ने भी कहा कि ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, तेज़ी से फैलता है, हाँ, लेकिन जो उन्होंने सबसे अच्छी प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाई वो ये कि जी स्कैम। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो आपको पता है कहीं से मंगवा लिया, गत्ता घोला तो निकला कुछ और। कितना ज़रूरी है इस चीज़ को इंश्योर करना कि जी हाँ चीज़ सही हो, क्योंकि आप ख़ास तौर पे जो आपका काम है वो तो ऐसा है कि एक बार क्लिक हुआ तो ज़िंदगी भर वो नहीं जाएगा कस्टमर, लेकिन एक बार भी ज़रा डॉजी सा सीन हो गया तो फिर मसले हो जाएंगे। एक्चुअली यही हुआ था, क्योंकि शुरू में मैंने जब एक्सपोर्ट का आहिस्ता आहिस्ता शुरू किया था, पहले इस्लामाबाद, लाहौर, इस तरह करके, तो फिर जब एमन से मैंने बात की थी और कोविड के उसमें, तो एमन ने मुझसे फूड के सैम्पल्स मांगे थे। लाइक माई फूड इज़ लाइक FDA अप्रूव्ड, कि पता है कि मेरा टिन कैन जो है इट इज़ उसकी शेल्फ लाइफ इतनी है, या मेरे हलवे की शेल्फ लाइफ ने। तो एमन ने वो सारे मंगवाए थे एंड शी केप्ट हर्स, लाइक घर में रख के चेक करके, जैसा एक कैन इन्होंने 2 महीने बाद खोला या एक कैन इन्होंने 3 महीने बाद खोला, ताकि मैं देख सकूं कि एक्सपायरी का वो। सो उसके बाद फिर इस तरह का बिल्कुल फ्रेश थे 3 महीने बाद भी। ठीक है, आपका तो अब काम चल पड़ा ना भाई बेहतरीन तरीके से। तो मुझे ये बताएं कि आपकी रोजाना की कितनी वो होती है, सेल हो जाती है, क्या ऑर्डर्स किस तरह से आते हैं आपके पास कि भाई आज ये अगर आपके पास है, या आप मेन्यू खुद सेलेक्ट करते हैं? नहीं, कहा यह जाता है कि मर्द से उसकी तनख्वाह नहीं पूछनी चाहिए। आज एक औरत ने एक औरत से उसकी तनख्वाह पूछ ली, मुझे लगता है प्लीज बताएं। तनख्वाह नहीं पूछनी चाहिए और औरत से एज नहीं पूछनी चाहिए। आप सही ट्रैक पे। चलिए बताइएगा। एक्चुअली मोस्टली जो है जो मेरे पास है वो लेडीज हैं जो कहती है कि प्लीज़ हमारे हस्बैंड को लंच भिजवा दो। अच्छा। तो और वो उनको 2-2:30 बजे चाहिए होगा, तो प्लीज़ रीमा लंच भिजवा दो। तो वो खुद ही मेन्यू बता देते हैं। लाइक मैं उनसे पूछती हूँ पसंद या ना पसंद। अच्छा। तो समबडी से इसके हमें चिकन अच्छा लगता है या आप हमें वेजिटेबल कर देंगे, सो फिर वो उस तरह करके ना फिर मैं अपने हिसाब से आई लाइक सेंड द फूड। ठीक है। अच्छा जुनैरा, आप मुझे बताएं, आपने कहा कि बाहर से भी ऑर्डर्स आपके पास आते हैं, सो वो किस तरह से आपसे इन टच होते हैं और फिर चार्ज आप कितना करते हैं? क्योंकि बहुत मेहनत वाला काम है ये। सीधा बोल देना कि अगर आपको कोई अपनी जैकेट करवानी है कस्टमाइज तो कैसे? मुझे तो जुनैरा बिल्कुल मुफ्त में कर देंगे। तो प्लीज बताइए। अच्छा, मैं डिफरेंट ग्रुप्स में पोस्ट करती हूँ, इवन वुमेन्स में भी मैंने पोस्ट किया है, और हाँ क्वारंटाइन आर्टिस्ट और भी सारे ग्रुप्स हैं मैं पोस्ट करती हूँ। तो वहाँ से ये होता है कि मुझे नए लोगों से कॉन्टेक्ट करने को मिलता है, तो उसमें हर पूरी दुनिया से लोग होते हैं, वो मुझसे कांटेक्ट उस तरह से करते हैं ग्रुप्स के थ्रू। अच्छा सुनारा, कितना टाइम हो गया आपको ये करते हुए? मुझे तकरीबन 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। रिस्पांस हमारी स्पेशली हमारी सोसाइटी से तो अच्छा होगा, जाहिर है, क्योंकि लड़कियां ऐसी फंकी चीज़ें उन्हें पसंद होती हैं, ट्रेंडी चीज़ें पसंद होती हैं, लड़कों को भी होती है। फैसल के कोट्स में आपको भिजवाऊंगी। मुझे ये बताएं कि बाहर से रिस्पांस कैसा आता है? अच्छा, एज कम्पेयर टू पाकिस्तान बाहर से मुझे लगता है कि वहाँ ज़्यादा आता है। अच्छा, ज़्यादा आता है। ठीक है जुनैरा, बेहद शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थी। किसी ने अपनी जैकेट, शॉल, बैग, कुछ भी
स्नीकर्स, कुछ भी अगर उन्होंने कोई भी आर्ट आपने बनवाना है तो भाई आप आर्टिस्ट जुनैरा को कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और किसी ने, कोई खातून स्पेशली मेरी बहन अगर चाहती हैं कि थोड़ा सा बजट में, घर के बजट में अपना हिस्सा डालें, या आपको कभी कभी होता है ना कि मियाँ से क्यों मांग रहे हैं, हम खुद भी कुछ कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल, रीमा भी हमारे साथ मौजूद हैं और जनाब हमारे साथ एक ऐसी मिसाल मौजूद है जिनको देख के आप क्या लजीज खाने बनाते हैं। शुक्रिया शुक्रिया जी, बेहद शुक्रिया। इंशाल्लाह हम खाना मंगा लेंगे और मुझे भी मजीद एंटरप्रेन्योर्स मिल जाएंगे आपके थ्रू, आई होप सो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बेहद शुक्रिया भैया आप दोनों के आने का। चलें जी, अभी लेंगे हम एक ब्रेक के बाद बात करेंगे सर्दियों की सौगात। वेलकम बैक। दुनिया की आबादी हो चुकी है 8 अरब, जबकि आबादियाती सर्वे के मुताबिक पाकिस्तानी खातून की औसत उम्र 1 साल कम हो गई। 1 साल कम हो गई। तो वैसे में इस तरफ क्यों देख रहे हैं भाई हम इसी मौजूद पर? आप तो फ्रेंच खातून है ना भाई, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जब भी अपनी एज बताई है मैंने बिल्कुल ठीक बताई है। मैं बताती हूँ, कल मैं डॉक्टर पे गई और डॉक्टर ने मुझसे एज पूछी, मैंने उसको एग्जैक्ट बताई। मेरे मियाँ कहते नहीं 1 साल कम बता दो। मैंने कहा क्यों भाई, क्यों कम बताऊँ, मतलब जो है उम्र वही बताऊंगी ना। तो इस मौजूद पर समा के रिपोर्टर खुर्शीद आलम ने खवातीन का रद्द-ए-अमल मालूम किया और एक डॉक्टर से भी पूछा कि औसत उम्र कैसे बढ़ सकती है। ये खवातीन को बड़ा शौक होता है, लेकिन याद रखें उम्र बढ़ती है तो फिर वो एक चेहरे पे नुमाया होना शुरू हो जाती है। खैर आपको ये दिखाते हैं। कहते हैं मर्दों से उनकी तनख्वाह और खवातीन से उनकी उम्र नहीं मालूम करनी चाहिए, लेकिन एक सर्वे के मुताबिक खवातीन की औसत उम्र 1 साल कम हो गई है। अब इस सर्वे के बारे में खुद खवातीन की क्या राय है, जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। क्योंकि हमारी खवातीन रात भर मोबाइल यूज करती हैं, सुबह देर तक सो के उठती हैं और बिल्कुल वर्जिश एक्सरसाइज इनसे दूर हो गई हैं क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता। क्योंकि औरतें खुद अपना ध्यान रखेंगी तो आके अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का ध्यान रख सकेंगी। बज़ाहिर तो औरतें ज़्यादा जीती हैं, मर्द पहले दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। एक्सरसाइज, वर्जिश ये तो सभी को करनी चाहिए, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। इस वक्त मौजूद है मेरे साथ प्रोफेसर डॉक्टर हिना खान, जो माहिर ग़िज़ाइयत भी हैं और बहुत कुछ जानती भी हैं इस हवाले से। डॉक्टर साहिबा, आप खुद भी खातून हैं, लेकिन आपने सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि खवातीन की औसत उम्र 1 साल कम हो चुकी है। जी। तो अब उसमें इजाफे के लिए कोई टोटका है आपके पास? फूड में हेल्दी फूड को इंक्लूड करें और स्ट्रेसफुल जो लाइफ हमने कर ली है ना, हम सुबह से शाम तक की मशीन बने हुए ना, हमें अपने लिए टाइम निकालें। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा अपने ऊपर ज़रूर लगाएं। वॉक करें, थोड़ा सा स्ट्रेस आउट करें, बाहर जाएं, लोगों से मिलें। सिर्फ साइकिल मशीन ना बन जाए काम की, तो उसी से तो लाइफ बढ़ेगी। अब पहले के लोग अपने लिए भी वक्त निकालते थे, दूसरों के लिए भी वक्त निकालते थे। ना हमारे पास अपने लिए वक्त है, ना हमारे पास दूसरों के लिए वक्त है। खवातीन परेशान न हो, मुतवाज़िन खुराक और सेहतमंद तरीक़े ज़िंदगी अपनाकर आप अपनी औसत उम्र में कई साल इजाफा कर सकती हैं। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। अच्छा जी, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। सर्दियों के दौरान हम बहुत सी रेडी वालों को सड़कों पर सिंघाड़े बेचते देखते हैं। ये एक पानी में उबलने वाली सब्ज़ी है और पानी में ही इसको उगाया जाता है। इसकी शक्ल पर ना जाए, देखने में आपको इस तरह की नजर आई कि अजीब सी है, लेकिन ये बड़े मजे की होती है भाई। इसके अंदर बहुत ज्यादा फायदे होते हैं। अच्छी शक्ल तो है इसकी। अच्छा, नहीं कुछ लोग बच्चे होते हैं ना, वो डर जाते हैं, कहते क्या है ये। मैं तो बचपन में बहुत डरती थी, लेकिन खाने में अच्छा, यानी कि आपको सिंघाड़ा दिखा के डराया जाता। आप डरती भी है वैसे ना मुझसे। इसमें विटामिन हैं, फाइबर्स हैं, कार्बोहाइड्रेट है, मादनियात है। अब ये जो सिंघाड़ा है, इसको आप किस तरह से अपनी सर्दियों की रूटीन में अभी हम बात कर ही रहे थे, डॉक्टर खुरम मुशीर ने मुझसे पूछा कि आपने खाया? अरे किसने नहीं खाया, कौन वो पापी है जिसने सिंघाड़ा अच्छा, नहीं खाया? एक सिंघाड़े होते हैं और एक होते हैं शक्करकंदी। वाह यार, सर्दियों में आप बैठे हो ना, आप धूप में, और ये दोनों चीजें आओगे बाहर से, बड़ा ही मजा आता है। क्या कॉम्बिनेशन बनाया है, सर्दी, धूप, सिंघाड़े, बहुत गाजर। अगले हफ्ते हम करेंगे शक्करकंदी। हाँ, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सिंघाड़ों पे। भाई सिंघाड़े जो है, आप इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल बताएं। अच्छा, बड़ी जबरदस्त। अच्छा, शक्करकंदी से आपने मेरा दिमाग एकदम से हिला दिया। बड़ा गरम गरम और बड़ी अच्छी लगती है। स्कूल से आप बाहर निकलते हुए ऊपर डला होना, जरा नमक, लाल मिर्च और नमक। अच्छा, सिंघाड़े सही कह रही हैं, फैसल ने कहा कि शक्ल प्यारी है, मगर मुझे भी उसकी शक्ल देख के ही ना लगता है कुछ जला हुआ कोयला, कुछ नहीं, मैं आपको बताती हूँ, आप 1 सेकंड के लिए, अच्छा सब लोग कहेंगे पता नहीं महक को क्या हो गया, 1 सेकंड के लिए सिंघाड़े को गौर से देखिए, बगैर छिला हुआ ना, काला, मतलब जब उसके ऊपर वो कवर होता है,
उसका छिलका होता है तो आपको लगेगा वो आपको घूर रहा है ना? बिल्कुल मुझे बिल्कुल बहुत खतरनाक सा, लेकिन वो खाने में बहुत मजा, इमेजिनेशन की कोई हद थोड़ी होती है। बिल्कुल। अच्छा जबरदस्त चीज है। अच्छा देखिए अभी आप नेट खोलते हैं तो खवातीन का ना हर वक्त ये खाएंगे तो कोलेजन ऐसा हो जाएगा, आपकी स्किन यंग होगी, आपके बाल अच्छे होंगे। अच्छा अम्माएं, बच्चा अभी छोटा ही होता है वो परेशान, और इसकी हाइट ज्यादा होनी चाहिए, हाइट ज्यादा होनी चाहिए, और छोटा सा बच्चा है, बाल घने नहीं है जी, बाल घने होने में हाइट में थोड़ा टाइम लगता है। होता है बच्चा जल्दी बड़ा कहती है कि फौरन के बाल घने हो और हाइट अच्छी हो, तो हाइट के लिए संघाड़े बेहतरीन, ठीक है, बच्चों की हाइट की ग्रोथ के लिए। खवातीन में आफ्टर प्रेगनेंसी जो जॉइंट पेन बहुत होता है, ठीक है, एक सर्टेन एज में जो खवातीन को आफ्टर 60 जो ऑस्टियोपोरोसिस मर्दों में भी होता है, उसके लिए विमेन में तो खैर बहुत ही ज्यादा ऑस्टियोपोरोसिस के लिए। मुझे एक बात आपने बतानी है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी आपका सिंघाड़े का इंटेक कितना हो? भाई देखिए जैसे मौसम आता है, हर मौसम में हर मौसम का फल आपको खाना चाहिए, ठीक है, और ये नहीं कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी हो, आपका जितना दिल चाहे। देखिए बॉडी आपकी वही, अब ये नहीं कि आपको वो किसी वो खाने की चेन का क्रेविंग हो रही है तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी वो मांग रही है, आपको खुद मांगती है, आपको कीनू मौसमी का खुद एक क्रेविंग होती है ना, आम की क्रेविंग होती है, ठीक है, गोश्त की क्रेविंग होती है, तो ये एक नेचुरल चीज है। तो सिंघाड़े आपको प्रेगनेंसी के दौरान भी खाने चाहिए, ठीक है, और उसके बाद भी खानी चाहिए, बच्चों को दें। अच्छा उसको छील के दे दें, तैयार करके बॉईल करके दे दें कि उसकी शक्ल से ना डरे। बच्चों को आप दे सकते हैं, छोटे बच्चे बिल्कुल दे सकते हैं, महीने का 10 महीने का बेटा मेरा दे दूं, बिल्कुल दें, उसको बॉईल करके अच्छी तरह मैश करके जैसे आप उसको दलिया बना के थोड़ा ओट मील के साथ या कॉर्नफ्लेक्स के साथ उसको दें, उसको बड़ा मजा आएगा। जिसके दांत भी आ रहे हैं उसको भी आप दे दें, उसको भी दे सकते हैं, जिसके दांत भी कमजोर है या बहुत बुजुर्ग होते हैं खा नहीं सकते कुछ चीजें, तो उनको भी आप सिंघाड़े। ये एक ऐसी चीज है कि जो बॉईल करके तुम खाते हैं लेकिन कच्चा भी खा सकते हैं, कच्चा भी खा सकते हैं, बड़ा मजा का, बिल्कुल खा सकते हैं। अच्छा अब आपको अब आप कोई अंदाजा हो रहा होगा कि मैंने कितने छीले। अच्छा मैं एक आपको और चीज बताऊं कि ये ना कच्चे खाने से क्या होता है कि और उसके छिलके भी खा सकते हैं। अच्छा। मैं लिटरली आपको बताऊं कि जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है या आगे चल के, देखिए हमारे यहाँ कोलन, अभी खवातीन की औसत उम्र पे बात करते हैं कम हुई क्योंकि कैंसर बहुत बढ़ गया खवातीन में, ठीक है, और एक तो ब्रेस्ट कैंसर तो है ही है, कोलन कैंसर यानी आंतों का कैंसर, तो उसके लिए अगर आप खाएं छिलके के समीत तो बहुत अच्छा होता है। देखिए हम कितनी यहाँ बात कर रहे हैं, अब चलते हैं हम, चलें आ जाए जी, चल के दिखाते हैं। सिंघाड़े ऑलरेडी रखे हुए, ये बचा लेना, मिली शो के बाद खाऊंगी थोड़े से। नहीं ये तो नहीं बचता। और आते ही पहला हल्ला मैंने बोल दिया है। अरे शुरू करें, खा चुके हैं, इफ्तिताह हो गया हमारी किचन में खाने पीने वाली चीजों का। अच्छा जी, तो ये दोनों जो मर्द हजरात ना खा चुके क्या क्या इन्हें खाना, तो जरा मुझे बताएं क्या बन सकता है खुरम सिंघाड़ों से? मैं एक बड़ा जबरदस्ती चीज बना रहे हैं। अच्छा पहले एक ड्रिंक बना रहे हैं, ठीक है, जो बच्चे के लिए है, बड़े लोग होते हैं उनकी हड्डियों के लिए। अच्छा उसमें कुछ चीजें ऐड करेंगे, अगर आप डायबिटिक हैं, आपको शुगर है, वो आप ऐड ना करें, ठीक है जी। ये देखिए सिंघाड़े हमने लिए, ठीक है, सिंघाड़े, ठीक है, थोड़ा सा और बड़ी टेस्टी जबरदस्त। हम चाह रहे हैं कि जरा थोड़ा सा वो कैमरे में भी दिखा दें। जी हाँ, देखिए जो है आपको पता है ये सिंघाड़े। अच्छा ये कच्चे भी हमने रखे हैं, आप कच्चे भी खा सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये इसमें हमने क्या किया जी, थोड़ा सा डालेंगे जी ऑलिव ऑयल, ठीक है, सिंघाड़े डाले जी, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला, ठीक है। इसके साथ ऐड करेंगे जी, देखिए दूध मौजूद है, नहीं तो कोई मसला नहीं है, आप पाउडर मिल्क भी डाल सकते हैं, ठीक है जी, बिल्कुल, पर नहीं कोई बात नहीं। जब दो मर्द किचन में होते हैं ना, एक्सपीरियंस पता चल गया होगा, इतना ही शोर। और ये नेचुरल, देखिए अगर वो भी आती ना तो भी यही होना था, तो ये ले आप चम्मच, बिल्कुल, और बस पानी का जग भी थोड़ा सा। ओके, इसके साथ मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, इसके साथ लेना चम्मच गिर जाए। अब भाभी अगर हमें देख रही है ना तो वो अंदाजा लगाने फैसल किचन में कैसे चीफ के सबको स्कीम बता दो। अच्छा जी, ये हमने डाला जी सिंघाड़े। अच्छा दूध डालेंगे तकरीबन आधा कप, ठीक है, तो इसके लिए हम 4 चमचे इसके अंदर ये पाउडर मिल्क ऐड कर लेते हैं, ठीक है। और ये बड़ा जबरदस्त चीज है, इससे बच्चों की हाइट, आपकी जोड़ों का दर्द, कोलेजन का जो एक लोग कहते हैं ना, कोलेजन लूज कर गई खवातीन के, मर्दों दोनों का, आपकी स्किन लटकने लगती है, कोलेजन के साशे पी रही हैं, वो प्लीज मत पिए, वो बड़ा स्कैम है। कोलेजन के साशे आपको जी, वो बिल्कुल स्कैम है और बिल्कुल आपको तंग किया जाता है, ठीक है। अच्छा उसके साथ ऐड करेंगे जी मीठे के लिए या तो ब्राउन शक्कर या 1 से 1.5 जो बेस्ट होता है शहद।
पेस्चराइज्ड शहद, ठीक है जी, खालिस शहद। और अच्छा, इसको हम ब्लेंड करके फिर मैं बताता हूँ आपको करना क्या है, ठीक है। ये बिल्कुल ब्लेंड होके तैयार हुआ। बस ये बेहतरीन ड्रिंक तैयार हो गया। मैं इसको आपको निकाल के देखिए, अभी हम इसको प्याले में जरा पीने का स्टाइल जरा अच्छा होता है। ये देखिए आप, ये इसको जरा क्लीन कर लेता हूँ। और ये देखिए, ये बहुत ज़बरदस्त सा आपको, ये देखिए, ये इस तरह का ये मिल्क शेक टाइप तैयार होगा। अच्छा, ये किस चीज़ के लिए? ये देखिए 5 चीज़ें फौरन। एक तो बच्चों की हाइट, ठीक है। सेकंड, आपकी हड्डियों का दर्द। थर्ड, आपकी जो स्किन प्री मेच्योर एजिंग और लटकना शुरू हो जाती है, खास तौर पे ये 5 बैगी सी, आप देखें, लोग कहते हैं जी स्वेलिंग सी है, फिर यहाँ पे क्रोस फीट आते हैं, गर्दन पे एक कहते हैं गी स्किन लटक गई, और यहाँ पे बहुत लाइन है, इसके लिए बहुत अच्छी है। चौथी चीज, ये आपके कैल्शियम की कमी, जो बहुत सारे लोग आपने देखा हो, यंग एज है, दांत झड़ना शुरू हो गए, और मतलब कहीं से दांत झड़े। चौथी चीज, गम्स, जो आपके मसूड़ों की सेहत है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि अगर आप इसको रोजाना 1 कप ये लें, ठीक है, और साथ में हम फैसल आप ऐलान भी कर दें, किसी को हम देंगे। देखिए, ये है ब्यूटी एंड हेल्थ बूस्टर, ठीक है, एम विटामिनो। आप गौर से इसको क्लिक, इसकी तस्वीर खींच लें, आप ये ट्वाइस डे खाएं। इससे क्या होगा कि एक तो आपके बालों की तमाम चीज़ें, आपकी एंटी एजिंग, ठीक है। थर्ड चीज़, एंटी कैंसरस। लोग हमारे यहाँ थोड़ा, हम डेफिनेटली अंग्रेजी हमारी ज़बान नहीं है, लोग हम कोई विटामिन देते हैं। अभी एक नई चीज़ निकली है कि जी विटामिन खाने से कैंसर होता है। जी बिल्कुल भी नहीं, अच्छी क्वांटिटी में आप खाएंगे विटामिन या ग्लूटाथायोन के इंजेक्शन, तो एंटी कैंसर, तो आप ये यूज करें। ये आप ऐलान खुद कर देना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे रेफरेंस से, जी नया दिन के रेफरेंस से ये करेगा, हम उसको फ्री भेजेंगे जी, पूरा मंथ के लिए, ट्वाइस डे, ठीक है। आप एम विटामिनो, आप ये ट्वाइस डे लें, ठीक है। और ये आप सिंघाड़े के ड्रिंक के साथ पूरा महीना है, इसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करें। अच्छा, लोग अक्सर सवाल करते हैं कि जी कौन सा फल खाना चाहिए? जी जो मौसम है उसका फल, वही फल खाना चाहिए। अब देखिए ना कि अभी मैं कहूँ कि जी आप आम खाएं, तो आम बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जी डॉक्टर साहब, बड़े लोग पूछ रहे हैं कि ये पाउडर मिल्क जरूरी नहीं कि हम यही डालें? नहीं, बिल्कुल नहीं, हम दूसरा वाला भी डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। खास तौर पे मैं चाहूंगा कि जो डायबिटिक है उनके लिए दोबारा, जी बिल्कुल बिल्कुल। जी फैसला आपने बड़ा अच्छा बताया कि देखिए, जो लोग डायबिटीज है इनको, या ब्लड प्रेशर है, ठीक है, वो क्या करेंगे जी, आपने तकरीबन 1 से 2 सिंघाड़े बॉईल किए, छील लिए, उसको आपने दूध डाला स्किम में, बगैर बलाई का मिल्क, ठीक है, और उसके अंदर डालेंगे आप थोड़ा सा कोकोनट पाउडर, ठीक है, कोकोनट पाउडर या नारियल डालिएगा। शक्कर, शहद या ब्राउन शक्कर बिल्कुल नहीं डालें, पाउडर मिल्क भी नहीं डालें, और बलाई वाला दूध भी नहीं डालें। ये आप करें, एक तो डायबिटीज में भी बहुत फायदा देता है ये। अच्छा, कोकोनट ग्रूव टाइप की ड्रिंक, कोकोनट ग्रूव टाइप की ड्रिंक बनेगी। अच्छा, वो आपको आपके अंदर वो जो आपको फीकापन भी नहीं लगेगा। और कोकोनट ग्रूव वाली, क्या आपकी मलेशियन और थाईलैंड की तस्वीरें हैं सारी फैसल की, ठीक है। कोकोनट ग्रूव बिल्कुल आज वही चल रहा है, टॉपिकल, सब बता दूं, हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कोकोनट ग्रूव बन जाएगा। अच्छा, उससे क्या होगा, आपके आंतों का कैंसर बहुत फायदेमंद होगा। और सिंघाड़े की सबसे बड़ी ब्यूटी है कि ये आपके तमाम बॉडी को फ्लश आउट करता है, ठीक है। आपके जितने भी इसके अंदर टॉक्सिन्स हैं उनको बाहर निकालता है। तो डॉक्टर खुरम, हमारे पास लास्ट 20 सेकंड्स हैं, 20 सेकंड्स में आप सारे इंग्रेडिएंट्स रिपीट कर दें। जी बिल्कुल बिल्कुल, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बिल्कुल। तो देखिए हमने क्या किया, 1 से 1.5 सिंघाड़ा छील के बॉईल करके ब्लेंडर में डाला, उसके अंदर डालेंगे जी दूध, ठीक है, और उसके बाद डालेंगे शहद, ऐड कर लें चाहे तो थोड़ा सा इसके अंदर कोकोनट का पाउडर भी, और साथ में ऐड करेंगे कोई सा अच्छा 1 से 2 चमचे ऑलिव ऑयल या मीठे बादाम का तेल, और इसको रोजाना पिएं एम विटामिनों के साथ, ठीक है। शुगर वाले क्या करेंगे जी, बलाई वाला दूध नहीं लेंगे, ठीक है। और साथ में कोशिश कीजिएगा कि जी आप इसको पीने के बाद थोड़ा सा वॉक करें, क्योंकि थोड़ा हैवी होता है, थोड़ा हैवी होता है। और ये जी आपकी हाइट के लिए, हड्डियों के लिए, बालों के लिए, और कैल्शियम की कमी। ठीक है जी, तो आपने देख लिया कि ये जो सिंघाड़ा है ये सिर्फ आपके सुबह नाश्ते के लिए नहीं बल्कि दीगर कितने मुफीद हैं। तो हम आपसे इजाजत लेंगे। बाय द वे, मैं थाईलैंड मलेशिया नहीं गया हूँ, मैं कहाँ गया हूँ वो भी आपको बाद में बताएंगे। बड़ा राज है ना राज, तो हम ये राज अभी नहीं खोले, बाद में खोलेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर खुरम, प्लेजर हैविंग यू। तो हम आपसे लेते हैं इजाजत। 5 सिंघाड़े मेरे सामने हैं और उम्मीदवार हैं 10, तो देखते हैं कि किसको कितना मिलता है। आपसे मुलाकात होगी कल। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। ये तो नहीं दूंगा मैं किसी